नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लीगल एंड लॉजिकल विजन के आपके अपने चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त आलोक तिवारी। आज मैं आपको एक फर्जी वोटर आईडी की ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगी। और अगर आपने आज इसको नहीं समझा तो कल आपके या आपके किसी परिवार के या किसी परिचित के घर, जमीन और पैतृक संपत्ति पर यह मामला भारी पड़ सकता है। हालांकि इस घटना का जिक्र ऑर्गेनाइजर अखबार और पत्रकार प्रदीप सिंह जी ने भी किया है, परंतु मैं इसे अपने दर्शकों के लिए पूरे तथ्यों और विस्तार के साथ बता रहा हूं। अतः मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें और देश के नागरिकों के सामने घुसपैठियों द्वारा कितना बड़ा खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, इसे गहराई से समझने का प्रयास भी करें। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पुलिस के सामने एक सामान्य सा मामला आया, जिसमें एक व्यक्ति वहां वर्षों से रह रहा था। उसने अपना नाम बताया पलाश अधिकारी और उसने अपने पिता का नाम बताया रमेश अधिकारी, निवासी मालदा, कोलकाता। उस व्यक्ति ने पुलिस से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं रमेश अधिकारी का बड़ा बेटा हूं। पुलिस ने दस्तावेज देखे। उसके पास वोटर आईडी था, आधार कार्ड था और बैंक का खाता भी था, यानी उसके पास सारे कागज पूरे थे। शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। पर उनमें से एक पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो भाषा बोल रहा था वो कलकत्ता की बंगला की जगह बांग्लादेश की बंगला उर्दू वाली भाषा बोल रहा था, और यही उसको खटका। तो उसने मामले को अपने अधिकारियों से बात करके कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट ने भी सामान्य सवाल पूछे, जैसे आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, किस जगह रहते हैं, आपका स्थायी पता क्या है। उस व्यक्ति ने कोर्ट के सामने भी अपने सारे कागज रख दिए। उसकी सभी बातें उसके कागजों से मेल खा रही थीं। इतना ही नहीं, उस पलाश अधिकारी नाम के व्यक्ति ने बताया कि वो लोग 4 भाई हैं और वह रमेश अधिकारी का सबसे बड़ा लड़का है। कोर्ट में उपस्थित वकील और अन्य लोग भी समझ रहे थे कि जब कागजों पर दर्ज विवरण और व्यक्ति द्वारा बताए गए विवरण मेल खा रहे हैं तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और सबने इसे पुलिस की गलतफहमी और नाजायज रूप से लोगों को परेशान करने का एक मामला बताया। लेकिन वहीं इस मामले में जज साहब को कुछ खटका। उन्होंने केवल कागजों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उस व्यक्ति का नाम पुरानी वोटर लिस्ट से मिलाने के लिए कह दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी उम्र 42 वर्ष बताई थी। साथ ही जज साहब ने उनके पिता का पता ढूंढकर उन्हें भी कोर्ट में हाजिर होने का फरमान भी जारी कर दिया। और इस मामले ने एक नया मोड़ तब ले लिया और उनके सामने वो सब लोग जो कल तक पुलिस को बेमतलब किसी गरीब आदमी को परेशान करने के लिए आलोचना कर रहे थे, वो भी सब चौंक गए जब उस व्यक्ति द्वारा बताए गए उनके पिता यानी असली रमेश अधिकारी अदालत में पेश हुए। और उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके तो केवल 2 ही पुत्र हैं, सुब्रत अधिकारी और सोमेन अधिकारी। पलाश अधिकारी नाम का ना तो उनका कोई पुत्र है और ना ही राहुल अधिकारी नाम का उनका कोई पुत्र है। वो खुद ही नहीं जानते कि उनके घर की वोटर लिस्ट में ये 2 फर्जी नाम कैसे जुड़ गए और किसने जुड़वा दिए। और इस मामले में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि रमेश अधिकारी की शादी ही 1993 में हुई। उस हिसाब से उनके 42 वर्ष के कोई बेटा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पुलिस ने इसके बाद अपनी सख्ती दिखाई। तब व्यक्ति ने अपना असली नाम बताया शेख मोइनुद्दीन, और यह भी बताया कि वह बांग्लादेश का रहने वाला है। और अब पुलिस रमेश अधिकारी के दूसरे फर्जी बेटे राहुल अधिकारी को ढूंढने में जुटी हुई है कि वो क्या कर रहा है। मित्रों, यहां एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि वोटर लिस्ट में पलाश अधिकारी और राहुल अधिकारी का नाम रमेश अधिकारी के बेटों के रूप में आखिर कैसे दर्ज हो गया। और यहीं से खुला फर्जी वोटर कार्ड की एंट्री और फर्जी पहचान पत्र का मामला और एक सुनियोजित साजिश का पूरा खेल कि किस तरह देश विरोधी तत्व और भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र के नागरिकों के लिए भी कितनी बड़ी आपदा खड़ी कर रहे हैं। मित्रों, आप जरा ध्यान दीजिए और सोचिए कि आज ये व्यक्ति इसलिए पकड़ा जा सका क्योंकि एक जज ने राष्ट्र हित के चिंतन के साथ सोचा। सिस्टम में अभी भी ऐसे जज हैं जो कागजों से आगे जाकर सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर यही व्यक्ति किसी ऐसे घर में पहुंच जाए जहां पिता की मौत हो चुकी हो, मां अकेली हो और संपत्ति अभी भी पिता या पुरखों के नाम हो, और यही फर्जी कागजों वाला बेटा संपत्ति पर अपना दावा कर दे, अपना अधिकार जता दे, तो वह परिवार तो शुरुआत में ही बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगेगा, क्योंकि भारत में संपत्ति का पहला आधार उत्तराधिकार प्रमाण है और उत्तराधिकार का पहला दस्तावेज वोटर लिस्ट, फैमिली रिकॉर्ड ही होता है। वो बात अलग है
कि ये उत्तराधिकार का पक्का प्रमाण नहीं है और बाद में कोर्ट उसको कुछ भी ना दे, लेकिन परेशानी में तो परिवार आ ही जाएगा ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। हमारी एक सामाजिक समस्या भी है कि हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दावा करने वाले फर्जी बेटे के पक्ष में खड़े हो सकते हैं, मृत पिता के चरित्र पर प्रश्न खड़े करने लगेंगे और फर्जी बेटे को ही पिता की अवैध संतान भी बताने लगेंगे। तब स्थिति क्या होगी? बेचारी पत्नियां इस मामले में कैसे निपटेंगी? आप थोड़ी देर कल्पना करके देख लीजिए। अतः यह घटना एक बड़ी चेतावनी है। आज ही अपनी वोटर लिस्ट जांचिए, उससे अपने परिवार के लोगों के नाम भी देखिए और यह भी देखिए कि कहीं आपके परिवार की लिस्ट में कोई आपका अनजान भाई या बेटे का नाम तो नहीं जुड़ गया है, क्योंकि आज की पहचान चोरी कल आपके बैंक और संपत्ति को भी निशाना बना सकती है। मित्रों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या चुनाव आयोग SIR करवा करके भारतीय नागरिकों को बड़े खतरे से बचा रहा है, या चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर विरोधियों की वोट काटने का प्रपंच रच रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।